कॉइल्स मौजूद हों। ठीक है, अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली हम एक एनालिटिकल टेक्निक है और इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का पेपर क्रोमेटोग्राफी से, तो हमारे पास जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक सुपीरियर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है स्टेप वाइज के किस तरह से जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमने चूँकि एड्जॉर्बेंट की बात की है तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि हमने जो है क्रोमेटो प्लेट्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और उसके ऊपर जो है सबसे पहले अब हमें एड्जॉर्बेंट यहाँ पर जो है चाहिए होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर जो है एड्जॉर्बेंट का। अब एड्जॉर्बेंट हमारे पास बहुत तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हमें जो है बने बनाए एड्जॉर्बेंट्स अवेलेबल होते हैं टीएलसी के लिए। क्रोमेटो प्लेट्स भी बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर हमने खुद से लैब के अंदर प्रिपेयर करनी हो तो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो आज हमने उसको स्टडी करना है। तो एड्जॉर्बेंट बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमने किस सब्सटेंस को जो है सेपरेट करना है। बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है सैम्पल कौन सा है। ठीक है, हमारे पास अगर पोलर सैंपल है तो हम डिफरेंट एड्जॉर्बेंट यूज़ करेंगे, हमारे पास नॉन पोलर सैंपल है तो हम डिफरेंट जो है एड्जॉर्बेंट को यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिस मौजूद हैं या फिर हमारे पास यहाँ पर स्टीरॉयड्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है एलुमिना को यूज़ करेंगे, एलुमिना एज एड्जॉर्बेंट। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर जो है पोलर कंपाउंड्स मौजूद हैं, पोलर कंपाउंड्स मौजूद है तो हम सेलुलोज पाउडर को एज एड्जॉर्बेंट यूज़ करेंगे। अब एड्जॉर्बेंट का मतलब है, अब एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना अब आपको पता है कि किसी भी हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर हमने अपनी जो है सब्सटेंस है उसको एड्जॉर्ब करवा देना है, उसके ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेस और स्टीरॉइड्स की सूरत में हमारे पास अगर हमने बेसिस की सेपरेशन करवानी है या स्टीरॉइड्स की सेपरेशन करवानी है तो हम एलुमिना यूज़ करेंगे, पोलर कंपाउंड्स की सेपरेशन होगी तो हम सेलुलोज पाउडर को यूज़ करेंगे। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है एड्जॉर्बेंट्स हैं जो कि ईजिली अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, अब इन एड्जॉर्बेंट्स को बाइंड करने के लिए भी हम डिफरेंट किस्म के जो है सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर जो है बेसिकली अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो ये एलुमिना लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ग्लास प्लेट पे एड्जॉर्ब करवाना है, तो उसके लिए उसकी बाइंडिंग के लिए उसकी होल्डिंग के लिए मैं कोई और सब्सटेंस तो यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टीएलसी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बाइंडिंग एजेंट। ठीक है, अब प्लास्टर इसको सिंपली प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अकेला भी एज अ बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम यहाँ पर जो है सिलिका जेल को मिला दें, सिलिका जेल, तो इसको भी हम एज बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हमने देखा है एड्जॉर्बेंट्स के बारे में। सो एड्जॉर्बेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सब्सटेंस सेपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो बाइंडिंग एजेंट है सिंपली हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सिलिका जेल के साथ भी फॉर बाइंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एड्जॉर्बेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने बात करनी है स्लरी की, कि हमने स्लरी को किस तरह से बनाना है। स्लरी बेसिकली एक थिक मटेरियल होता है। स्लरी, ये सब काम हम कर रहे हैं क्रोमेटो प्लेट्स की फॉर्मेशन के लिए। अब स्लरी क्या है, अब हमने एड्जॉर्बेंट चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बेस की सेपरेशन करवानी है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए एलुमिना का जो है एलुमिना एड्जॉर्बेंट ले लिया और मैंने उसकी स्लरी बनानी है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एलुमिना लेना है, ठीक है ना, उसका जो है सोल्यूशन बना लेना है वाटर के साथ, उसके अंदर जो है सिंपल सी बात है वाटर ऐड कर देना है और उसका मैंने जो है एक थिक सा सोल्यूशन बना लेना है। और सोल्यूशन बेसिकली इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर ना ही ज़्यादा थिकनेस हो ना ही वो ज़्यादा थिन हो, इस तरह का हो कि वो ग्लास प्लेट्स के ऊपर ईजिली स्प्रेड हो जाए और उतरे ना। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली यहाँ पर जो है वाटर को यूज़ करना है और उसके अंदर हमारे पास जो है कोई भी और जो है बेसिकली बफर भी मौजूद हो सकता है और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पर जो है प्योर वाटर यूज़ करना है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स मौजूद हो सकते हैं। इनकी मौजूदगी में भी हम यहाँ पर जो है स्लरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो कि हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है उसको इफेक्ट करे।
हमारी सेपरेशन को जो है वो इफ़ेक्ट करे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, स्लरी बनाने के लिए एलुमिना लिया, फॉर एग्जांपल अगर हमने बेस की सेपरेशन करवानी है तो एलुमिना लिया, उसका जो है हमने स्लरी बना ली, उसको वाटर के साथ मिक्स किया। एलुमिना को हमने किसी जार में लेना है, उसके अंदर वाटर ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह से स्टीर करके स्लरी बना लेनी है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है स्लरी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है कि हमने किस तरह से जो है क्रोमेटोप्लेट्स को बनाना है। फॉर्मेशन है क्रोमेटोप्लेट्स, ठीक है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये होगा कि हम यहाँ पर जो है ग्लास प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम प्लास्टिक फॉइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम ग्लास जो प्लेट है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपने जो है इन प्लेट्स की फॉर्मेशन के लिए करना क्या है, आपने जो है थिन सी स्लाइड ले लेनी है, एक बारीक सी जो हमारे पास ग्लास की स्लाइड होती है उसको ले लेना है और उसके साथ एक और स्लाइड जोड़ देनी है। मीन्स कि आपने क्या करना है, डबल थिकनेस कर देनी है, ठीक है ना। डबल थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट्स, डबल थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट्स मीन्स कि आपने दो स्लाइड्स को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो स्लाइड्स को एक साथ आप लोगों ने जोड़ दिया, उसके बाद आपने जो प्लेट्स आपने जोड़ी हैं उसको एक साइड से पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है ना। थंब के थ्रू आपने जो है थंब एंड फोर फिंगर के थ्रू आपने उसको पकड़ लेना है एक कॉर्नर से और देन आपने क्या करना है, उसको डिप कर देना है स्लरी में, जो कि हमने एड्जॉर्बेंट के वाटर के साथ मिक्स करके हमने स्लरी बनाई है। उसके अंदर आपने जो है जो डबल थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट्स है उसको आपने जो है डबल प्लेट्स को आपने उस स्लरी के अंदर डिप कर देना है। इतना डिप करना है कि उसके ऊपर जो हमारी ग्लास प्लेट्स है कम्प्लीटली जो है एड्जॉर्बेंट उसके ऊपर लग जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कहीं थिकनेस ज़्यादा आ रही हो एड्जॉर्बेंट की, कहीं से थिकनेस कम आ रही हो। इक्वल एड्जॉर्बेंट, इक्वल उसके ऊपर जो है प्लेस होना चाहिए एड्जॉर्प्शन। स्लरी को बेसिकली उसके ऊपर इक्वली स्प्रेड होना चाहिए, अनइक्वल जो स्प्रेडिंग है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी ठीक होना चाहिए कि आपने उसको ठीक तरीके से पकड़ा हो, ठीक है ना। जब आपने स्लरी उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेनी है, देन आपने क्या करना है, उसको ड्राई करने के लिए जो है सेपरेट कर लेना है। ड्राई करने के लिए जब आप उसको सेपरेट करेंगे तो देन आपने जो है कम्प्लीटली बेसिकली उसके अंदर से जो है वाटर को रिमूव कर देना है, ठीक है ना। अब सिंपली हमने एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर को रिमूव करना है। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा, तो हमने वाटर को रिमूव करने के लिए बेसिकली जो है उसको एक स्पेशल मेथड यूज़ करना है ताकि उसके अंदर से कम्प्लीटली जो है वाटर का रिमूवल हो जाए। तो उस वाटर के रिमूवल को बेसिकली हम यहाँ पर कहते हैं एक्टिवेशन, कि हमने क्रोमेटोप्लेट्स को एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेशन के लिए बेसिकली हमने उसके अंदर से जो वाटर है ज़्यादा, जिसकी अमाउंट वाटर की अमाउंट मौजूद है, उसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ क्रोमेटोप्लेट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टिवेशन ऑफ क्रोमेटोप्लेट्स। सो बेसिकली एक्टिवेशन का मतलब है कि हमने सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो वाटर है रिमूवल करना है, उसका रिमूवल ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ताकि हमारी जो सेपरेशन है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। सो बेसिकली अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या करनी है, जो प्लेट्स हमने जो रेडी की थी, जिसके अंदर जिस स्लरी के अंदर डिप करके देन उसको हमने ड्राई किया था, उन प्लेट्स को हमने क्या करना है, ओवन के अंदर प्लेस कर देना है। हमने यहाँ पर ओवन यूज़ करना है और टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। और इस टेम्परेचर में हमने जो है अपनी प्लेट्स को ओवन के अंदर रख के उनको ड्राई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेट्स हैं उसके अंदर से जो वाटर है और जो हमारे पास जो नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो देन हमने क्या करना है, इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं, एक्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फिनोमेना होता है डीएक्टिवेशन का, तो वो क्या चीज़ है, तो जब हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो उसके अंदर से मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा और जो भी हमारे पास जो अननेसेसरी सब्सटेंस है वो रिमूव हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी प्लेट्स हैं उसको हमने ओवन में से निकाल के उसको सिंपल एटमॉस्फेयर में दोबारा से रख देना है, ठीक है ना। वो प्लेट्स एटमॉस्फेयर से कुछ अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में मॉइस्चर को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको कहते हैं डीएक्टिवेशन, ठीक है ना। क्योंकि
कुछ अमाउंट में, कुछ स्मॉल परसेंटेज में मॉइस्चर रिक्वायर होता है सेपरेशन के लिए। हमने ये नहीं करना कि जो हमारी प्लेट्स हैं उसके अंदर से वाटर को बिल्कुल 0% कर देना, ऐसा नहीं करना। कुछ अमाउंट में जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है वो जो है प्लेट्स के अंदर होना चाहिए। सो इस प्रोसेस को बेसिकली वो क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेंगी प्लेट्स, तो इस प्रोसेस को डीएक्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी जो प्लेट्स हैं वो रेडी हो गई हैं, जिनको हम क्रोमेटो प्लेट्स कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने सॉल्वेंट को किस तरह से चूज़ करना है। प्लेट्स हमारी रेडी हो गई हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट हमें चाहिए सैंपल की फॉर्मेशन के लिए, तो सिंपल सी बात है, सैंपल की फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर जो है ओवरऑल यहाँ पर ये जो हमारी प्लेट होगी इसको हमने यहाँ पर जो है स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज़ करना है। ये जो हमारी क्रोमेटो प्लेट है दिस इज स्टेशनरी फेस, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट बेसिकली ये होगा कि हमने सैंपल लेना है जिसको हमने एनालाइज करना है। अब सिंपल सी बात है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके थ्रू हम मिक्सचर जो है हमारे पास सब्सटेंस का उसके अंदर से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो सैंपल हमने क्या लेना है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स मौजूद हो। सैंपल को हमने एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में मिक्स कर देना है। अब सॉल्वेंट का जो हमारी जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमने कौन सा सब्सटेंस सेपरेट करती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है सब्सटेंस, ये उस पर डिपेंड करेगा सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, कि किस सब्सटेंस को हमने सेपरेट करना है, उसी के हिसाब से हमने जो है सॉल्वेंट को चूज़ करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये डिपेंड करेगा एड्जॉर्बेंट पे कि हमारे पास कौन सा एड्जॉर्बेंट है। सो ये आपने चूज़ उसी हिसाब से करना है कि आप किस चीज़ की सेपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। एड्जॉर्बेंट भी आप देखेंगे और आप वो भी देखेंगे कि आपने जो है किस चीज़ को सेपरेट करना है, कौन सा सब्सटेंस आपने सेपरेट करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जो है ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं या फिर आप सिंपल कह दें पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस की अगर आप सेपरेशन करवा रहे हैं तो आप पोलर सॉल्वेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई लेस पोलर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक्वस, लेस पोलर अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है उसकी सेपरेशन करवानी है तो आप उसके लिए नॉन एक्वस जो है सॉल्यूशन को सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सो बेसिकली ओवरऑल ये डिपेंड करती है कि हमने किस चीज़ की सेपरेशन करनी है, हमारे पास एड्जॉर्बेंट कौन सा है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की सिलेक्शन उसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है जिसकी हमने सेपरेशन करनी है। और यहाँ पर हमने जो है सैंपल भी अपना बना लेना है कि हमने सैंपल को कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके अपना जो है सैंपल प्रिपेयर कर लेना है, जिसको हम नेक्स्ट क्रोमेटो प्लेट पर अप्लाई करके जो है क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल एप्लीकेशन। अब सैंपल एप्लीकेशन का सिंपली मतलब है कि हमने सैंपल को अप्लाई करना है क्रोमेटो प्लेट्स पे। क्रोमेटो प्लेट्स जो कि हमने पहले प्रिपेयर की हैं उन क्रोमेटो प्लेट्स पे अब हमने सैंपल की एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पर जो सैंपल एप्लीकेशन है सेम उसी तरह से होगी जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पे पढ़ी थी। हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे हमने जो है ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर पर हमने एक जो है एंड वाले एज पे हमने यहाँ पर जो है एक लाइन बनानी है और उसके ऊपर जो है स्पॉट्स लगाने हैं जो कि हमारा सैंपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सिंपली जो है सैंपल की एप्लीकेशन करनी है क्रोमेटो प्लेट्स पे। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आपने 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब तक ही आपने जो है सैंपल अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा अमाउंट में सैंपल आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपली आपने जो है इस लाइन पर जो कि हमारा एंड वाला एज है उसके पास जो लाइन है उसके ऊपर आपने जो है सैंपल की एप्लीकेशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है डेवलपमेंट किस तरह से होगी, किस तरह से क्रोमेटोग्राफी नेक्स्ट अब वर्क करेगी। डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटो प्लेट्स। अब यहाँ पर आपने जो है सिंपली सैंपल तो आपने पुट कर दिया है क्रोमेटो प्लेट्स पे, तो अब आपने क्या करना है उसको टैंक में बेसिकली अब हमने सिंपल प्रोसेस करना है। क्रोमेटोग्राफी का कौन सा प्रोसेस होगा, तो बेसिकली यहाँ पर जो है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो है असेंडिंग टेक्निक हमने यहाँ पर यूज़ करनी है, असेंडिंग मेथड यूज़ करेंगे।
अब असेंडिंग मेथड कौन सा होता है? जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है बॉटम से टॉप की तरफ, असेंडिंग टेक्निक उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में असेंडिंग टेक्निक यूज़ होगी। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो है एक टैंक होना चाहिए जिसके अंदर हमने अपनी जो क्रोमेटो प्लेट्स हैं उसको हमने प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो है प्लेस करने से पहले एक यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो RF फैक्टर है, रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिटेल से पढ़ा था। RF फैक्टर बेसिकली इफेक्ट करता है या इफेक्ट होता है सिंपली, ठीक है ना, सैचुरेशन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सैचुरेशन से ये बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर। अब आपको पता है हमने कोई चीज़ करना हो या कोई केमिकल रिएक्शन करवाना हो या कोई प्रोसेस करवाना हो ख़ास, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर को सेट करना पड़ता है, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन, ताकि हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर भी हमने जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करवानी है उसके लिए हम यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर को सेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर, जो बाहर का एटमॉस्फेयर इफेक्ट करेगा उसके ऊपर, तो हमने इसको रोकने के लिए क्या चीज़ करनी है, हमने क्या करनी है, सिंपल हमने जो है पेपर लेना है और उससे हमने जो है सोक कर लेना है, उसके अंदर जो है उसको बेसिकली भिगो देना है सॉल्वेंट में, और उसको जो है बेसिकली जो हमारा टैंक है उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर लगा देना है, ताकि हमारे पास जो है ओवरऑल जो हमारे पास एटमॉस्फेयर हो उसके अंदर सॉल्वेंट के वेपर्स बेसिकली सैचुरेटेड फॉर्म्स में मौजूद हों। ठीक है ना, तो हमने पेपर लेके उसको अपने सॉल्वेंट में सोक करना है और उसको टैंक की वॉल्स पे लगा देना है, और इस तरह से हमने एक जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पर हमारे पास जो है हमारा जो सॉल्वेंट है जिसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफी करवाने के लिए यूज़ करें वो मौजूद होगा, उसके वेपर्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये आपने सारा प्रोसेस करके देन आपने क्या करना है, जो क्रोमेटो प्लेट्स आपने रेडी की हैं और उसके ऊपर आपने सैंपल भी पुट कर दिया, उसको आपने टैंक के अंदर प्लेस कर देना है और टैंक को कवर कर देना है, टाइटली कवर कर देना है विद द हेल्प ऑफ लिड। ठीक है, तो आपने इसको बेसिकली कवर कर देना है, और उसी तरह से सेम जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हुआ था, यहाँ पर आपका जो है सैंपल आपने पुट किया है तो आपने इसको बेसिकली प्लेस कर देना है। सॉल्वेंट आपका सैंपल के स्पॉट से नीचे होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको कवर कर देंगे टैंक को, ठीक है, ये आपने टैंक को कवर कर दिया, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करेगा, ऊपर मूव करना शुरू करेगा, चूंकि ये सेंडिंग टेक्निक है, सॉल्वेंट ने मूव करना है बॉटम से टॉप की तरफ, तो यहाँ से सॉल्वेंट मूव करना शुरू होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास जो है ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक जो है बेसिकली मूव कर जाएगा, तो आपने जो है प्लेट्स को यहाँ से रिमूव कर लेना है। और सॉल्वेंट फ्रंट जो है हमारा, सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया हो फ्रॉम द स्पॉट से एंड पॉइंट तक आपने सॉल्वेंट फ्रंट नोट कर लेना है, और बेसिकली प्लेट्स को टैंक से निकाल के आपने इसको ड्राई कर लेना है। अब सिंपल जब आप ड्राई कर लेंगे तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आइडेंटिफिकेशन का ही है। आइडेंटिफिकेशन, आपने क्रोमेटो प्लेट्स वहाँ से निकाल ली हैं टैंक में से और उसको ड्राई कर लिया है। सिंपल केस में हमारे पास उसके ऊपर जो है कलर स्पॉट्स मौजूद होंगे, जिसके थ्रू आप कंपाउंड्स को बेसिकली जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स के केस में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में या एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास वहाँ पर जो है डार्क स्पॉट्स मौजूद होते हैं। डार्क स्पॉट्स मौजूद होते हैं बेसिकली लाइट बैकग्राउंड, बेसिकली अगर हमारे पास ये जो प्लेट है वो वाइट कलर की है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने होंगे, उसके ऊपर डार्क कलर्स के स्पॉट्स बने होंगे, तब हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है यूवी लाइट को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर पास थ्रू करवाएंगे, और हम यहाँ से इस तरीके से जो है उसकी वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब एक बात आप याद रखिए कि हर कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड जितनी वेवलेंथ को शो करेगा उसके थ्रू हम यहाँ पर जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है आयोडीन को यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन बेसिकली हम यहाँ पर जो है इसको आइडेंटिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू बेसिकली हमारी जो क्रोमेटो प्लेट है वो इफेक्ट नहीं होती, नॉन डिस्ट्रक्टिव एजेंट होता है, इसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एजेंट कहते हैं। सिंपली आयोडीन की क्रिस्टल्स हम अपने टैंक के अंदर प्लेस कर सकते हैं, सिंपली आइडेंटिफिकेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटो प्लेट्स के लिए हम आयोडीन की क्रिस्टल्स को इस टैंक के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 10% जो है मैथानोलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन,
इसको भी हम यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोप्लेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हम किस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, किस कंपाउंड को हमने सेपरेट करवाना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए इन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर क्रूसिव होता है। ठीक है, तो इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को उस केस में यूज़ करना है कि हम किस सब्सटेंस की जो है सेपरेशन करवा रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिफरेंट अदर कंपाउंड्स के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड को पोटाशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स करके भी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है क्रोमेटोप्लेट्स पे कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंपाउंड्स की लोकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसके लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है, हम फोटो डेंसिटी का मेथड यूज़ कर सकते हैं। फोटो डेंसिटी का मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम एरिया ऑफ स्पॉट देख सकते हैं कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा जो है सिंपल सा मेथड है जो इम्पोर्टेंट भी है, जिसको हम TLC में मोस्टली यूज़ भी करते हैं, वो है स्क्रैपिंग। जितने एरिया में फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर स्पॉट मौजूद है, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से जो है इसको स्क्रैप कर लेना है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको यहाँ से स्क्रैप करेंगे विद एड्जॉर्बेंट। अब जब हम इसको यहाँ से स्क्रैप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्लेट के ऊपर एड्जॉर्बेंट हमने लगाया था जो कि ड्राई फॉर्म में इसके ऊपर ही मौजूद होगा। तो जब हम यहाँ से इस स्पॉट को स्क्रैप करेंगे तो एड्जॉर्बेंट भी साथ में स्क्रैप होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको स्क्रैप कर लेंगे और देन हम इस स्क्रैपिंग जो मटेरियल हमें ऑब्टेन होगा उसको स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके हम अपना जो है कंसर्न सब्सटेंस, जो हम अपना डिज़ायर्ड सब्सटेंस इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिटेक्शन के मेथड है। फोटो डेंसिटी का मेथड है, फोटो डेंसिटोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्पॉट को हम यहाँ से देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके एरिया ऑफ स्पॉट की थ्रू भी हम यहाँ पर डिटेक्शन कर सकते हैं और स्क्रैपिंग के थ्रू भी हम यहाँ पर जो है कंपाउंड को यहाँ से इस क्रोमेटोप्लेट से अलग कर सकते हैं। सो ओवरऑल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर जो है इसकी इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसको जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारे पास जो है लेक्चर है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का।